हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नकुल। और आज हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 2 होने वाला है, जेई एक्सप्रेसवे सीरीज का। तो जो लोग चैनल पे नए हैं, उनको बता दो यार कि ये सीरीज में हम पूरी जेई की फेस कर रहे हैं फ्रॉम जीरो टू एडवांस। और इसके साथ साथ हम एरोडो के साथ रेलेवेंट क्वेश्चंस भी कर रहे हैं, ताकि तुम्हारी एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाए एडवांस लेवल तक। जो लोग चैनल पे नए हैं उनके लिए मेरा एक इंट्रोडक्शन, बाकी जो लोग पहले से हैं उनको पता ही होगा। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं वीडियो को यार। तो यार आज हम सबसे पहले समझेंगे कि ईएमएफ क्या होता है, और बैटरी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, क्या ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है या कुछ डिफरेंस है। तो हम बात करेंगे आज ईएमएफ की, है ना। अच्छा, उससे पहले एक चीज और। कल हमने लास्ट में ओम्स लॉ पे खत्म किया था, ठीक है। और हमने बताया था कि जो तुम्हारा रेजिस्टेंस होता है वो रो एल बाई ए होता है। और हमने ओम्स लॉ लिखा था वी इक्वल टू आई आर, है ना। जैसा कि हमने बोला था कि वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई होता है। तो जो है उसका प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट लगाते हैं आर, जो कि रेजिस्टेंस होता है। और जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना कम करंट होगा सेम वोल्टेज के लिए, ऐसा हमने सब बात कर ली थी, ठीक है। तो ये है। तो अब जैसे हम सर्किट के क्वेश्चन पे जब हम आएंगे, कल हमने रेजिस्टेंस निकालना सीखा था, रो एल बाई ए से कुछ बॉडी से निकाले भी थे, ठीक है। अब जैसे बेसिकली जो तुम्हारे सर्किट के क्वेश्चन आएंगे इसमें, ठीक है। जैसे कैपेसिटर को सर्किट में तुम इस तरीके से दिखाते थे, तो रेजिस्टर को हम सर्किट में कुछ इस तरीके से दिखाते हैं। ये इसका रिप्रेजेंटेशन होता है। और ये इसकी रेजिस्टेंस सपोज आर हो गई, इस तरीके से। समझे बात को। तो ये है, ठीक है। और एक चीज और, अगर इसमें करंट इस डायरेक्शन से फ्लो कर रही है, ऐसे आई, तो करंट जो है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करती है। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में, ये सपोज ए बोल दिया, बी से बोल दिया, तो कितना पोटेंशियल वी का ड्रॉप होगा, है ना। तो वी ए माइनस वीबी को तुम बोल सकते हो वी का ड्रॉप हो गया, ठीक है। या इसको ऐसे समझो, जैसे मैं कहना चाह रहा हूँ, वी ए, हम ए पे थे, वहां से वी ड्रॉप हुआ तो हम वीबी पर पहुंचे, तो यहाँ से तुम कह सकते हो वी ए माइनस वीबी इज इक्वल टू वी, ठीक है। और इस v की वैल्यू तुम सिंपली लिख सकते हो, जो करंट आई जा रही है वो इंटू आई आर, मतलब जो करंट आ रही है आई इंटू आर, वी इक्वल टू आई आर, इस तरीके से। तो इस तरीके का तुम्हारा कुछ रिप्रेजेंटेशन होता है एक रजिस्टर का सर्किट में। चलो, तो अब हम बात करेंगे ईएमएफ की। तो अभी तक जो हम जैसे कैपेसिटर में जो क्वेश्चंस कर रहे थे सर्किट के, उसमें हमने बैटरी को कुछ इस तरीके से दिखाया हुआ था, ठीक है। जिसमें हमने बोला था अगर ये वी वोल्ट की बैटरी है, तो यहाँ अगर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो हम बोल सकते हैं वी ए माइनस वी बी जो था वो वी वोल्ट के बराबर था, ठीक है। तो मतलब बी से ए जाने पर वी का गेन हुआ, या फिर ए से बी जाने पर वी का लॉस हुआ, ऐसा हम कह सकते हैं, ठीक है। बट एक्चुअल में बैटरी ऐसी नहीं होती, बैटरी का खुद का एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी होता है। तो बैटरी कुछ ऐसी होती है, ये, और उसके साथ इसका एक इंटरनल रेजिस्टेंस, ये पूरे सेटअप को हम बोलते हैं बैटरी, ठीक है। ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है सेल का, बेसिकली सेल है। बैटरी में तो दो तीन हो गई, ठीक है। तो ये जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल है। तो इसकी एक इंटरनल रेजिस्टेंस होती है जिसको आर बोलेंगे। तो आर क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, ठीक है। तो अब तुम बोलोगे यार, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस होती है और इसका ईएमएफ सपोज मैंने ई बोल दिया, ठीक है। ईएमएफ क्या है? बेसिकली जो बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस ना होता, तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस इस पॉइंट ए और इस पॉइंट बी, इन दोनों को मैं नाम ए और बी दे देता हूँ अभी के लिए। तो अगर इंटरनल रेजिस्टेंस आर ना होता, तो वी ए माइनस वी बी तुम्हारा ई के बराबर होता। बट अभी ये ई से कुछ कम या ज्यादा हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। क्योंकि यहाँ से आगे पोटेंशियल डिफरेंस को सपोज मैंने बोल दिया वी, ठीक है, वी, समझ गए। तो पोटेंशियल डिफरेंस ई से डिफरेंट होगा। ई क्या है? जो एक्चुअल में अगर इंटरनल रेजिस्टेंस ना होती, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के क्रॉस होता वो। और ईएमएफ की डेफिनेशन होती है, लिख सकते हो, ईएमएफ होता है वर्क डन बाई बैटरी टू मूव a unit positive charge in circuit, unit positive charge in circuit। तो बेसिकली क्या मतलब हुआ, अगर कोई एक सर्किट है, इसके आगे कुछ भी मैंने आगे कनेक्ट कर दिया, ठीक है, कुछ भी आगे कैपेसिटर रेजिस्टर कुछ भी लगा सकता हूँ। और उसके बाद फिर यहाँ से कुछ क्यू चार्ज मूव किया, है ना, सर्किट कंप्लीट करने के बाद। तो जो वर्क डन बाय बैटरी होगा, है ना, इस केस में वो तुम्हारा ईएमएफ के बराबर होगा। अगर क्यू वन है तो, ठीक है, ये क्यू अगर वन कूलम है तो दिख भी रहा है वर्क डन बाय बैटरी क्यू ई, तो वन ई, तो ई हो जाएगा, ठीक है। तो वही एक एक कूलम चार्ज को अगर सर्किट में घुमाना है, तो कितना वर्क डन सेल ने किया, दैट इज कॉल्ड ईएमएफ, ठीक है। बट
सेल के साथ साथ पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ के बराबर क्या हमेशा होगा? नहीं, क्योंकि सेल की एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी होती है। हाँ, कुछ क्वेश्चंस में या कुछ केसेस में ऐसा तुम्हें दिया जा सकता है, प्रैक्टिकली तो होती है ये, बट क्वेश्चंस में तुम्हें ऐसा गिवन हो सकता है इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो है या इसको कंसीडर नहीं किया है, ठीक है, तो वो अलग चीज हो गई, बट जनरली ये होती है, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कुछ और होगा, है ना, तो वो इस तरीके से दिखेगा। ये साथ में एक रेजिस्टेंस भी है, और रेजिस्टेंस को कैसे पास करना है सर्किट में ये हमने देख ही लिया कि ए से बी गए, अगर आई करंट फ्लो कर रही है तो इस तरीके से आई आर का ड्रॉप हुआ, ठीक है, ये हमने देखा हुआ है, ठीक। तो ये है। अब तुम एक चीज बोलोगे कि अगर ऐसा है तो हमने जितने कैपेसिटर के क्वेश्चन किए, क्या उन सारे क्वेश्चन में इंटरनल रेजिस्टेंस सेल की जीरो थी? और अगर नहीं थी तो हमने इसको कंसीडर क्यों नहीं किया? तो उसका अब मैं तुम्हें आंसर करने वाला हूँ, ठीक है। देखो, रेजिस्टेंस होता क्या है? करंट के फ्लो को रेजिस्ट करता है, मतलब रेजिस्टेंस मतलब कि करंट के फ्लो में जो रुकावट आ रही है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। बट अगर करंट फ्लो ना हो रहा हो तो क्या रेजिस्टेंस की कोई वैल्यू है? मतलब कितने भी रेजिस्टर लगा दो, अगर सर्किट में करंट ही फ्लो नहीं हो रहा, तो अगर 10 ओम की रेजिस्टेंस है, 1 ओम की रेजिस्टेंस है, क्या फर्क पड़ रहा है? करंट फ्लो होगा ही नहीं, करंट तो जीरो ही है, ठीक है। तो बेसिकली कैपेसिटिव सर्किट्स में क्या होता था ना, जैसे हम एक कैपेसिटर लेते थे, ठीक है, इस तरीके का, और इसको हम बोलते थे कि हमने एक सेल से कनेक्ट किया है, ठीक है, और अभी के लिए मैं मान लेता हूँ, वैसे हम ये नहीं मानते थे, इस पूरे को मैंने एक सेल बोल दिया, और इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस भी मैंने कंसीडर कर ली, इसका ईएमएफ ई बोल दिया, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस सी होती है, इस तरीके का सर्किट है, ठीक है। एक स्विच लगा देता हूँ देखो, है ना, इस तरीके का। तो इनिशियली कुछ नहीं हुआ, है ना, लेकिन जैसे ही मैं स्विच क्लोज करूंगा, है ना, स्विच क्लोज करते ही विद इन सेकेंड्स यहाँ से कुछ चार्ज क्यू फ्लो होगा, जो कि तुम्हें दिख भी रहा होगा, ठीक है। वो क्यू चार्ज इस पर प्लस माइनस इस तरीके से क्यू अपीयर हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही अपीयर हो गया प्लेट पर प्लस माइनस क्यू, ये विद इन सेकेंड्स होता है, ठीक है, इसकी हम कैलकुलेशन भी अभी आगे करेंगे। मतलब बहुत छोटा, विद इन सेकेंड्स भी ज्यादा बोल रहा हूँ, मतलब मिली सेकेंड में, बहुत जल्दी, तुरंत एकदम इंस्टेंटली हो जाता है। बट अगर तुम उसकी एनालिसिस करना चाहो तो ट्रांजिएंट स्टेट की हम एनालिसिस इसी चैप्टर में आगे करेंगे भी। तो जैसे ही ये चार्ज हो गया कैपेसिटर, ठीक है, इसको ये क्यू चार्ज मिल गया, क्या और चार्ज फ्लो करेगा उसके बाद? अगर और जैसे मान लो यहाँ पर ये क्यू, सपोज कैपेसिटर पे जो चार्ज आना था वो सी वी नॉट होता है बेसिकली, सपोज मैंने बोल दिया दो माइक्रो कूलम का चार्ज समझ लो आना चाहिए था। अगर ये दो आ गया है, ठीक है, तो क्या और चार्ज यहाँ से फ्लो करता रहेगा? क्या सर्किट में कंटिन्यूसली चार्ज फ्लो कर रहा है? नहीं। जैसे ही दो आ गया तो इस पर दो है, इस पर माइनस दो है, अब इसके बाद कोई चार्ज यहाँ से फ्लो नहीं होगा, ठीक है। जब चार्ज का फ्लो रुक गया यानी कि करंट रुक गया, करंट रुक गया तो रेजिस्टर हो ना हो कोई वैल्यू नहीं है, दोनों ही केस में तुम्हारा रेजिस्टेंस की कोई वैल्यू रही नहीं जाती, ठीक है। तो इसलिए हम वहां पर इंटरनल रेजिस्टेंस की बात ही नहीं करते थे और सीधा सीधा ईएमएफ को ही पोटेंशियल डिफरेंस बोल देते थे। बट अगर करंट फ्लो हो रहा होगा सर्किट में, जैसे कैपेसिटर की जगह अगर यहाँ पर रजिस्टर लगा होता, है ना, इस तरीके का कुछ सेटअप होता, आर, ये बैटरी, इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस ई, और अब इसमें क्या होगा कि इसमें कंटिन्यूसली करंट फ्लो होगा, ठीक है। तो करंट कुछ इस तरीके का फ्लो हो रहा होगा, तो मैं एक चीज बोलूंगा यहाँ पर कि यहाँ से यहाँ तक कितना ड्रॉप हुआ, माइनस आई आर, फिर वही आई इधर चला आ रहा है, तो यहाँ पे अब गेन होगा, नहीं यहाँ पे भी लॉस होगा, तो माइनस आई स्मॉल आर प्लस ई इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये हम घूम करके वही के किरचॉफ लॉ लगाया है जो हमने कैपेसिटर में पढ़ा ही था, ठीक है। तो यहाँ से तुम ई की वैल्यू लिख सकते हो आई इंटू आर प्लस आर, है ना। बट अगर मैं इसको इग्नोर कर देता, नहीं लेता, तो केवल माइनस आई ये वाला टर्म नहीं होता और मैं ई इक्वल टू आई आर बोलता है, आई कैपिटल आर, बट क्या वो सही होता? नहीं। क्योंकि करंट फ्लो हो रहा है तो हमें ये इंटरनल रेजिस्टेंस कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस करंट के फ्लो के लिए ही होती है कि करंट के फ्लो को कितना रोक रही है। बट यहाँ कैपेसिटर वाले क्वेश्चन में केवल कैपेसिटर इसमें होता था, उसमें क्या होता था कि इतना चार्ज आना चाहिए, बट चार्ज जैसे ही फ्लो हो गया हम उस बार उसके बारे में बात करते हैं। अब हम तीनों इंस्टेंट की बात करेंगे कि जैसे हमने स्विच क्लोज किया उस इंस्टेंट पे तुरंत क्या होगा, फिर ड्यूरिंग चार्जिंग क्या होगा, और उसके बाद आफ्टर जब वो पूरा चार्ज हो जाएगा आफ्टर चार्जिंग क्या होगा। तो ये जो हम क्वेश्चन सॉल्व करते थे चार्ज कैलकुलेशन वाले, ये हम आफ्टर चार्जिंग करते थे, जैसे ही कैपेसिटर चार्ज हो गया उसके बाद की हम बात करते थे। तो जैसे ही वो चार्ज हो गया, जैसे मैंने तुम्हें बताया 2 माइक्रो कूलम मिल गया, तो और चार्ज जाने की अब जरूरत नहीं है, तो करंट फ्लो तुम्हारा बंद हो जाएगा। जैसे ही करंट फ्लो बंद हो जाएगा तो इस रेजिस्टर की कोई वैल्यू ही नहीं रह जाएगी, इसलिए हम वहां पर इंटरनल रेजिस्टेंस कंसीडर नहीं करते थे, बट यहाँ पर हम कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये है। तो एक काम करता हूँ, वैसे तो मैंने बोल काफी दिया, ठीक है, तो इसको मैं लिखवा देता हूँ, ठीक है, कि हम वहाँ पर कंसीडर क्यों नहीं करते थे, ठीक है, इस तरीके से लिख लो। इंटरनल रेजिस्टेंस है ये आ रही है, मैं ऊपर लिख चुका हूँ तो उसको दोबारा नहीं लिखूंगा। तो ये है तुम्हारा जनरल रिप्रेजेंटेशन
ऑफ सेल। ठीक है, मीनिंगलेस, ये आर की बात हो रही है, विथ कैपेसिटर। ऐसा क्यों, जो मैं तुम्हें बता चुका हूँ उसको अब लिखा रहा हूँ। बिकॉज कैपेसिटर चार्ज होकर एक स्टैटिक स्टेट में आ जाता है। बिकॉज कैपेसिटर, इसीलिए उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट भी कई लोग पढ़ाते हैं। ठीक है, चार्ज होके एक स्टैटिक स्टेट में आ जाता है, स्टैटिक कंडीशन में या स्टैटिक स्टेट में आ जाता है। ठीक है, इंग्लिश में लिखा रहा था कि तुम्हें समझ में आना चाहिए भाई, किसी को बोर्ड वोर्ड के एग्जाम्पल लिख रहे हो, तुम्हें स्टेटमेंट लिखना है। ठीक है, तब हम एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो जब वो स्टैटिक आ जाता है तब हम एनालिसिस करते हैं, जो अभी तक मैं तुम्हें बता रहा था, जो अभी तक हम क्वेश्चन में कर रहे थे, तो वो ये था, एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो बैटरी के थ्रू कोई करंट फ्लो नहीं होता, तो बैटरी के थ्रू कोई करंट फ्लो नहीं होता, इसलिए इंटरनल रेजिस्टेंस मीनिंगलेस हो जाता है, मीनिंगलेस हो जाता है। तो अब एक चीज तुम्हें समझ में आई कि अगर हमारा ये वाला सेल है, ठीक है सपोज, तो इसका जो है, इस सेल का ईएमएफ क्या होगा भाई? ईएमएफ तो तुम्हारा ई के बराबर होगा। बट अगर मैं बोलूँ इस सेल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? ठीक है, अच्छा एक चीज समझ में आ रही है कि करंट तुम्हारा, ये देखो ये पॉजिटिव आ रहा है, तो करंट तुम्हारा फ्लो तो ऐसे कर रहा है ना? ठीक है, तो सपोज मैं इस पॉइंट को हायर पे बोल रहा हूँ फिलहाल, और इस पॉइंट को मैं लोअर पे बोल रहा हूँ, तो मैं ऐसा बोलूंगा वी ए माइनस ई, है ना? इधर लेफ्ट से राइट जा रहे हैं हम। ठीक है, तो वी ए इस पॉइंट से माइनस ई माइनस आई आर, सॉरी, करंट इधर से आ रहा है ना, तो अब गेन होगा क्योंकि करंट के उल्टे डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, तो प्लस आई आर लिखना पड़ेगा मेरे को, प्लस आई आर इज इक्वल टू वी बी। यहाँ से मैं वी ए माइनस वी बी अगर लिखूंगा, तो वो होगा तुम्हारा ई माइनस आई आर, तो वो कितना होगा? ई माइनस आई आर। ठीक है, और वो तुम देख सकते हो यहाँ से आई के साथ कैलकुलेट भी कर सकते हो, तो ये होगा तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ सेल और ईएमएफ ऑफ सेल सेम होता है? नहीं, वो सेम एक ही कंडीशन में होगा, जब तुम्हारा ये इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो हो। ठीक है, तो वो कभी कभी क्वेश्चन में दिया होता है कि सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस हम नेगलेक्ट कर रहे हैं या जीरो है। ठीक है, तो उस केस में, बट अदरवाइज ये होता है, तो ये है तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस ई माइनस आई आर इस केस में। और ईएमएफ क्या है? वर्क डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन द सर्किट, जो कि हमने यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर दिया था पहले, तो वो है तुम्हारा ईएमएफ जो है। तो इस तरीके से ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस का अब तुम डिफरेंस समझ सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कैपेसिटर इन सर्किट की, रेजिस्टेंस पर अभी हम आएंगे, पहले कैपेसिटर की बात करते हैं। ठीक है, और ये टुकड़ों में चलेगा कैपेसिटर इन सर्किट। ठीक है, इसका कुछ पार्ट हम अभी कर रहे हैं, कुछ तुम्हारा आगे भी आएगा, क्योंकि हम ट्रांजिएंट स्टेट की बात अभी नहीं कर रहे हैं, ट्रांजिएंट स्टेट की हम बाद में बात करेंगे। चलो मैं समझाता हूँ। तो कैपेसिटर इन सर्किट, सीकेटी सर्किट का शॉर्ट फॉर्म है, शायद मैंने ये यूज किया होगा, कैपेसिटर में भी यूज किया है, तो वही आगे ध्यान रखना। ठीक है, होता क्या है, सपोज हमारे पास इस तरह का कोई एक सर्किट है। ये कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस को मैंने बोल दिया सी, एक स्विच लगा दिया, और इस पर मैंने एक कनेक्ट कर दी इस तरीके की वी नॉट पोटेंशियल डिफरेंस की बैटरी। ठीक है, अभी हम इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं ले रहे। ठीक है, क्योंकि मैंने तो बताया था ना कैपेसिटर से में हम नहीं ले रहे थे उधर। ठीक है, तो ये है पोटेंशियल डिफरेंस, और ईएमएफ यहाँ पे सेम ही है। चलो ठीक है, ये बात हो गई, है ना? अब मैं क्या कह रहा हूँ कि जैसे ही हमने इसको क्लोज किया, ठीक है, टी इक्वल टू जीरो पर हमने स्विच क्लोज किया, है ना? तो बिल्कुल, ठीक है, स्विच क्लोज किया। ठीक है, तो जैसे ही ये करोगे, तो होगा क्या कि अब इसमें चार्ज फ्लो होना चाहिए, मतलब कितना चार्ज आना चाहिए इस पर? प्लस माइनस क्यू आना चाहिए इस तरीके से। ठीक है, प्लस माइनस क्यू अपीयर होना चाहिए, क्यू की वैल्यू तो सी बी नॉट लिख ही सकते हो, है ना? ये आना चाहिए फाइनली।
बट ये चार्ज आने के लिए, जैसे मान लो अगर ये वैल्यू कुछ 2 माइक्रो कूलम है, तो 0.1 0.2 मतलब चार्ज चलना चालू होगा। तो बिल्कुल ये होता बहुत छोटे टाइम में है, बट एक ड्यूरिंग चार्जिंग का प्रोसेस तो होगा ना, जब यहाँ से फ्लो एकदम जस्ट चार्ज होगा, मतलब जस्ट फ्लो इसका स्टार्ट होगा। ठीक है, तो उसी को हम बोलते हैं टी इक्वल टू जीरो या इनिशियल स्टेट। तो जब इनिशियल स्टेट की हम बात कर रहे हैं टी इक्वल टू जीरो पर, तो हम सिंपली क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट अनचार्ज कैपेसिटर, है ना। अनचार्ज कैपेसिटर क्यों बोल रहा हूँ, तो अगर जैसे हम टी इक्वल टू जीरो पर बात करेंगे, तो इसी सर्किट को हम कैसा बना देंगे, ऐसा। ठीक है, अच्छा एक चीज मैं बोलिए, चलो यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस में ले लेता हूँ, कुछ रेजिस्टेंस है, चलो इसकी, ये मैं स्मॉल आर बोल दिया। ठीक है, मैं कोई भी इफेक्टिव रेजिस्टेंस सर्किट की आर ले लिया, एक रेजिस्टेंस थी, तो अब ये कुछ ऐसा बन जाएगा, वरना फिर समझ में तुम्हें कंफ्यूजन हो जाता समझने में। इस तरीके का सर्किट हो गया। तो इस तरीके से अब क्या होगा, यहाँ पे कुछ आई करंट फ्लो होगी, तो तुम वो आई निकाल सकते हो, क्या है, क्यू तुम वैसे निकाल सकते हो, फाइनल वाले कंडीशन है। बट इस समय जैसे ही क्लोज किया, उस समय कुछ करंट फ्लो होगी, उस करंट की वैल्यू तुम यहाँ से निकाल सकते हो इस सर्किट का यूज करके। बस हमने कैपेसिटर को शॉर्ट शॉर्ट सर्किट किया है ना। बट सपोज अगर ये कैपेसिटर पहले से कुछ चार्ज होता, मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि ये कैपेसिटर है, इसकी कैपेसिटेंस है सी, और इस पर प्लस माइनस चार्ज था पहले से सी वी नॉट या टू सी वी नॉट। ठीक है, ये एक सर्किट है, ये स्विच है, ये एक वी नॉट ई एम एफ की बैटरी है, और एक इसमें इफेक्टिव रेजिस्टेंस आ रहा है। ठीक है, और अब मैं बोलूं कि टी इक्वल टू जीरो पर मैंने इसका स्विच क्लोज किया है। ठीक है, टी इक्वल टू जीरो, स्विच क्लोज करते ही मैंने क्या बोला था कि अनचार्ज कैपेसिटर को तो तुम क्या कहते हैं, शॉर्ट सर्किट कर दो। बट चार्ज कैपेसिटर में क्या करते हैं, बेसिकली इनिशियल जब ये स्विच क्लोज किया, तो यहाँ से यहाँ तक कितना पोटेंशियल का ड्रॉप हो रहा है, ध्यान से देखो। पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा क्यू बाई सी का, क्यू इक्वल टू सी वी होता है, क्यू बाई सी कितना हो गया, टू सी वी नॉट बाई सी, यानी कि टू वी नॉट का ड्रॉप हो रहा है। तो इसकी जगह हम एक इस तरीके की टू वी नॉट ई एम एफ की बैटरी लगा देंगे। और पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा क्यों रखा है, क्योंकि ड्रॉप हो रहा है, अगर गेन हो रहा होता तो इधर नेगेटिव होता और इधर पॉजिटिव होता। ठीक है, तो ये कर देंगे, है ना। और ये वी नॉट रहेगा ही तुम्हारा, ये आर रहेगा। अब बस ये रजिस्टर वाला एक सर्किट बन गया है, इसमें सपोज आई करंट फ्लो होगी, ये आई तुम निकाल लोगे कितनी है। ठीक है, ये पूछा जाता है क्वेश्चन। तो बेसिकली क्या किया, जैसे ही हमने टी इक्वल टू जीरो जस्ट क्लोज किया, तो उस समय हम कैपेसिटर का क्या करेंगे, अनचार्ज कैपेसिटर है तो उसको शॉर्ट सर्किट कर देंगे, और चार्ज कैपेसिटर है तो जितना पोटेंशियल का ड्रॉप या गेन है उस हिसाब से हम एक बैटरी एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि उस समय जस्ट उस स्टैंड पे पूरे टाइम करंट फ्लो होती है, मतलब वो जो चार्ज हमें इस पे फाइनली लाना है, फाइनल चार्ज कैलकुलेशन के तो क्वेश्चन हम पूरे कैपेसिटर में कर चुके। ठीक है, तो जो चार्ज लाना है उसके लिए कुछ चार्ज को फ्लो करना चालू करना पड़ेगा, और करंट होता है तुम्हारा dq बाई dt। तो वो करंट हम कैसे निकालेंगे, मतलब उस समय कुछ करंट होगी, क्योंकि चार्ज फ्लो करना चालू करेगा। तो जैसे फ्लो करना चालू करेगा, तो उस करंट को हम कैसे निकालेंगे, उसका मैंने तुम्हें तरीका बता दिया कि अगर जो है तुम्हारा ये है इनिशियली अनचार्ज कैपेसिटर है, तो उसको शॉर्ट सर्किट कर देंगे, क्योंकि उसके अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। बट अगर चार्ज कैपेसिटर है, तो जितनी पोटेंशियल डिफरेंस है उसके अकॉर्डिंग हम एक बैटरी लगा देंगे उसकी जगह पे। और फिर उसके बाद केवल एक रजिस्टर वाला सर्किट होगा, वो उसमें हम करंट की वैल्यू निकाल लेंगे कि जैसे ही हमने स्विच क्लोज किया उस समय करंट की वैल्यू कितनी है। और इस चीज के क्वेश्चन तुमसे पूछे जाते हैं। तो अब इसको लिख लो एक बार, है ना। तो टी इक्वल टू जीरो पर क्या हुआ, तो कैपेसिटर को हम तीन स्टेज में पढ़ते हैं, एक इनिशियल स्टेट जैसे ही हमने स्विच क्लोज किया तब, फिर एक ट्रांजिएंट स्टेट जितनी देर उसमें चार्जिंग हुई, जो कि बहुत ही छोटा टाइम होता है, बहुत ही मिली सेकेंड्स में समझ लो, बहुत छोटा। तो उस छोटे टाइम में चार्जिंग में क्या हुआ, उसकी बात करते हैं। और फिर जब वो चार्ज हो गया, तब तो फिर क्या होगा, रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर देंगे, अब करंट बंद हो जाएगी, और इसका कितना चार्ज आएगा ये क्यू, और उस चार्ज की कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो हम कैपेसिटर में करते हुए आ रहे हैं पूरे टाइम। ठीक है, चलो, तो अब बात करते हैं। तो पहला स्टेज जो हमने कहा टी इक्वल टू जीरो वाला, है ना, टी इक्वल टू जीरो, जिसको हम बोलते हैं जस्ट एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग द स्विच। जस्ट स्विच जब हम क्लोज कर रहे हैं तब क्या होगा, तो तुम बोलोगे कैपेसिटर की जो भी स्टेट है, वो चार्ज है अनचार्ज है, वो बनी रहेगी, है वो बनी रहेगी, है ना। तो अगर अनचार्ज कैपेसिटर है इस तरीके का, है ना, जीरो चार्ज है इस पर, तो इसको हम कर देंगे शॉर्ट सर्किट। और अगर इस तरीके का कुछ है, सपोज इसकी कैपेसिटेंस है सी,
और इसके ऊपर चार्ज है प्लस माइनस 4 CV0। तो इसके अक्रॉस तुम देख सकते हो पोटेंशियल डिफरेंस कितने का है, यहाँ से यहाँ तक का V, 4 CV0/C, यानी कि 4V का पोटेंशियल डिफरेंस है जैसे इधर। तो इसको हम चेंज करके यहाँ से एक इस तरीके की 4 वोल्ट की बैटरी लगा देंगे। जो हम बात कर चुके हैं। ठीक है भाई। इसके बाद अगला स्टेज आता है ट्रांजिएंट स्टेट, जब ये चार्जिंग हो रही होगी, है ना। तो इसमें क्या होता है, कैपेसिटर में चार्ज वेरी कर रहा है, यानी कि करंट फ्लो हो रही है, और वो करंट भी कंटिन्यूसली चेंज नहीं होगी क्योंकि चार्ज वेरी कर रहा है ना, चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आएगा, ठीक है, जो हमने शुरू में बात की थी। अगर चार्ज वेरी करेगा टाइम के साथ, तो करंट भी टाइम के साथ वेरी करेगी। ये जो हमने करंट निकाली है शॉर्ट सर्किट और ये करके, ये जस्ट क्लोजिंग द टाइम T = 0 की करंट है ना। मतलब जस्ट जैसे ही क्लोज किया है, जीरो तो नहीं बोल सकते, जस्ट जैसे ही क्लोज किया एकदम तुरंत उसी इंस्टेंट की करंट है। तो उस इंस्टेंट की करंट हम इस तरीके से निकालते हैं। बाकी उसके आगे के जितने भी टाइम के लिए हम, जैसे मान लो अगर 0.00000009 सेकंड में वो चार्ज हो गया, तो उससे बीच में जितना भी टाइम होगा, जीरो से उतने के बीच में, उस बीच में क्या ट्रांजिएंट स्टेट जो आती है, उसमें जो चार्ज है वो टाइम के साथ तुरंत चेंज होता है, ठीक है। और चार्ज चेंज होता है तो करंट भी चेंज होती है। तो उसकी एनालिसिस हम आगे करेंगे, अभी होता क्या है बस तुम इतना लिख लो कि कैपेसिटर में चार्ज वेरी कर रहा है, कैपेसिटर में चार्ज वेरी करता है, चार्ज वेरी कर रहा है बेसिकली, कंटिन्यूसली वेरी कर रहा है ट्रांजिएंट स्टेट में, है ना। करंट फ्लो हो रही है जिसकी वजह से, इसी एनालिसिस हम आगे करेंगे तो तुम्हें और क्लियर होगा, हो रही है। ये हम आगे पढ़ेंगे टॉपिक चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग कैपेसिटर, वहां पर हम बात करेंगे। ठीक। और फिर उसके बाद जब वो पूरा चार्ज हो गया, तो जो अभी हम पूरे इतने टाइम से करते हुए आ रहे थे, स्टेडी स्टेट फाइनली, है ना, स्टेडी स्टेट, इसमें क्या होता है, बैटरी को जो चार्ज देना था वो दे चुकी है, बैटरी को जो चार्ज देना था वो दे चुकी है। अब कोई चार्ज फ्लो नहीं होगा, यानी कि इसका मतलब क्या है, करंट जो है तुम्हारा वो जीरो हो जाएगा, जिसका मतलब है रिमूव ऑल रेजिस्टेंसेस, क्योंकि वो मीनिंगलेस हो जाएगी। रिमूव ऑल रेजिस्टेंसेस एंड कैलकुलेट चार्ज, कितना चार्ज कैपेसिटर पर गया ऑन ईच कैपेसिटर, जो हम पहले से करते आ रहे हैं पिछले चैप्टर में, है ना। और ये रजिस्टर क्यों किया है, रिमूव ऑल रजिस्टर क्यों किया है, इफ करंट इज एब्सेंट then resistance मीनिंगलेस हो जाएगी। आई होप ये चीज तुम्हें समझ में आ गई हो। ठीक है। तो इसको समझने के लिए हम लोग अब एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को नोट करो। तुम्हारे पास एक सर्किट है, कैपेसिटर है प्लस माइनस, ये सी इसकी कैपेसिटेंस हो गई, और इस पर इनिशियली चार्ज है CV0 प्लस माइनस, इस तरीके से। फिर एक और कैपेसिटर है, इसकी 2C कैपेसिटेंस है, और इस पर कोई चार्ज नहीं है, इनिशियली 0 0, इस तरीके से। एक तुम्हारा ये स्विच लगा दिया मैंने S, ठीक है। एक इसमें रजिस्टर रहेगा जो कि है R, और एक इसमें बैटरी रहेगी, इसका EMF है 3V0। बस ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन के लिए है, ठीक है। बाकी अच्छे क्वेश्चन हम किरचॉफ लॉ एक बार और यहाँ पर भी देखेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। किरचॉफ लॉ है वही वैसे, फिर से एक बार फॉर्मली करा दूंगा मैं, ठीक है, फिर क्वेश्चंस करेंगे। बाकी तुम्हें पता ही है कि किरचॉफ लॉ कैपेसिटर वाला पढ़ा है, तो बस कैपेसिटर को पास करने के लिए कैसे पोटेंशियल ड्रॉप लिखते थे वो, उसको चेंज करके तुम्हें बस यहाँ पे देखना कि रजिस्टर को पास करते हुए कैसे पोटेंशियल ड्रॉप लिखेंगे, बस।
बाकी वही है कि लूप में घूम करके पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा, और एक नोड पर हर, जैसे चार्ज वहां पर कांस्टेंट होता था, मतलब हर एक नोड पर जितना चार्ज आ रहा है जा रहा है मिला करके वो कंजर्व रहेगा, और वही चीज यहाँ पर अब करंट के लिए हो जाएगी बस। ठीक है, आ जाओ। जितना चार्ज आ रहा है उतना चार्ज जाएगा, वैसे जितना करंट आ रहा है उतना करंट जाएगा। ठीक है, अब मेरे को पढ़ाना वो आसान हो जाएगा कि मैं कैपेसिटर में एक बार बता चुका हूँ, तो उतना टाइम नहीं लगेगा। तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा उसी पर है। अभी हम आज इसके बाद सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन भी देख लेंगे, फिर वो किरचॉफ लॉ कल करेंगे, और उसमें हम यूरोप के 5 से अच्छे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो कल का सेशन भी काफी इंपॉर्टेंट है, और सारे ही इंपॉर्टेंट है यार। अगर कल वाला तुम कर ही नहीं पाओगे, अगर तुम आज वाला तुम्हें नहीं समझ में आएगा कि कैपेसिटर का कैसे हम टैकल करते हैं प्रॉब्लम में, तो वही है। तो पहला क्वेश्चन है तुम्हारा, आई क्या होगा जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच। तो जैसे स्विच को क्लोज किया तो कितना करंट फ्लो होगा ये बताना है, टी इक्वल टू जीरो बेसिकली। सेकेंड पार्ट, आफ्टर लॉन्ग टाइम, मतलब जब पूरा चार्ज हो चुका है। आफ्टर लॉन्ग टाइम, वैसे पूरा चार्ज तो कैपेसिटर कभी नहीं होता, वो अभी हम आगे जब ट्रांजिएंट स्टेट पढ़ेंगे तो मैं तुम्हें समझाऊंगा। वो विद इन मिली सेकेंड या विद इन माइक्रो सेकेंड जो भी बोल सकते हो, तुम्हारा कैपेसिटर जो है वो 99.9999% चार्ज हो जाएगा, बट पूरा 100% वो कभी नहीं होता। ठीक है, तो आफ्टर लॉन्ग टाइम, बट हम मान लेते हैं कि हाँ वो पूरा ही 100% है। ठीक है, क्योंकि उतना अप्रोक्सीमेशन क्या लोगे भाई, इतना कोई जरूरत नहीं है उसकी। आफ्टर लॉन्ग टाइम टी टेंडिंग टू इनफाइनाइट, करंट क्या होगी और चार्ज, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, जितना अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना उस पर बेस्ड है, ऑन डिफरेंट कैपेसिटर क्या होगा। ठीक है, सेकंड बारे में तो तुम्हारा कैपेसिटर का भी नॉलेज है। तो ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बस जितना अभी तक समझाया वो समझ में आया कि नहीं, तो मैं चाहूंगा इसको तुम खुद से ट्राई करो, और खुद से तुमसे हो जाना चाहिए ये। नहीं होगा तो फिर मैं बता ही रहा हूँ, पर ट्राई करो कि होना चाहिए। ठीक है, और हो जाए तो कमेंट कर देना कि हाँ हो गया था, 10 कमेंट कर देना। चलो मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले हम बोल रहा है क्वेश्चन में कि जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, पहले मैं क्वेश्चन का फिगर कॉपी कर लूँ क्योंकि मैं बार बार नहीं बनाऊंगा, है ना। ठीक है, जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच करंट कितनी फ्लो होगी, तो ये रहा फिगर बना देते हैं। तो जैसे ही मैंने क्लोज किया है स्विच, है ना, तो हमने क्या बोला कि उस समय कैपेसिटर्स की चार्जिंग जस्ट स्टार्ट होगी, और जिस स्टेट में कैपेसिटर था वैसा का वैसा ही रहेगा। यानी कि ये क्योंकि चार्ज कैपेसिटर था, और इसमें कितना यहाँ से यहाँ तक ड्रॉप होगा, क्योंकि प्लस से माइनस की तरह पोटेंशियल का ड्रॉप होगा। कितना होगा पोटेंशियल ड्रॉप, सी वी नॉट बाई सी, यानी कि वी नॉट का ड्रॉप होगा। इसको तो हम हटा के सीधे सीधे ये बना देंगे, वायर लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है, और बाकी तो वैसे का वैसा ही रहेगा। ठीक है, तो अब हमारा सर्किट कुछ ऐसा सा दिखेगा। यहाँ पर हम एक बैटरी लगाएंगे, कितने की, वी नॉट की। इसको हम वायर से मतलब क्या कहते हैं शॉर्ट कर देंगे बेसिकली। फिर यहाँ पर तो एक 3 वी नॉट की बैटरी थी, और एक रेजिस्टेंस आर था, और फिर ये स्विच तुम्हारा ऐसे क्लोज कर दिया। ये हो गया। अब बस इसमें करंट निकालना है भाई। सपोज मैं मान लेता हूँ कि कुछ आई करंट ऐसे फ्लो कर रही थी, तो ठीक है। अब मैं इसको यहाँ से लूप में घूमूंगा अगर, तो मैं बोलूंगा माइनस वी नॉट, क्योंकि इस बैटरी से निकले माइनस वी नॉट, इधर से चले प्लस 3 वी नॉट, क्योंकि यहाँ से गेन हुआ। और अगर करंट ऐसे घुस रही है, माइनस आई आर, इधर से इधर तक का, इज इक्वल टू जीरो। बस पूरे लूप में घूम करके आ गया। ये किरचॉफ वोल्टेज लॉ है, जो हम कैपेसिटर में भी देख चुके हैं। बाकी वैसे भी समझ में आ रहा है, पूरे लूप में घूम के आए तो सेम पोटेंशियल डिफरेंस, सेम पोटेंशियल पर आ गए, सेम पॉइंट पर आ गए, तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया। यही है। तो यहाँ से लिख सकते हो, तुम्हारा जो आई आर की वैल्यू आएगी वो आएगी 2 वी नॉट, आई आ जाएगा 2 वी नॉट बाई आर। तो इतना करंट जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच फ्लो करेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया। अब बोल रहा है आफ्टर लॉन्ग टाइम करंट कितना होगा और चार्ज ऑन डिफरेंट कैपेसिटर क्या होगा। ठीक है, तो आफ्टर लॉन्ग टाइम अगर हम बात करेंगे, तो पहली बात करंट तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये थियोरेटिकल चीज है ये तो। बताओ क्यों, क्योंकि जितना कैपेसिटर को चार्ज होना चार्ज हो चुका है, अब कोई चार्ज फ्लो नहीं होगा। और इसी तरीके से तुम बोल सकते हो कि कोई चार्ज फ्लो नहीं होगा तो करंट नहीं होगा, तो ये जीरो, ये जो अभी हमने थ्योरी में बात करी। ठीक है, अब दूसरी चीज पूछ रहा है कि डिफरेंट कैपेसिटर पे चार्ज बताओ। तो उसके लिए क्या करना है, जैसे हम कैपेसिटर के क्वेश्चन करते थे, बस क्योंकि अब करंट फ्लो नहीं होगा तो ये रजिस्टर को इग्नोर कर दो भाई, इसको शॉर्ट कर दो, इसको निकालो, और यहाँ से फ्लैट वायर बना दो, बस ये हो गया। अब बस जैसे चार्ज फ्लो करा के चार्ज कैलकुलेट कैपेसिटर में करते थे वही करना है। स्विच क्लोज करने के बाद सपोज यहाँ से कुछ क्यू चार्ज फ्लो हुआ, ऐसे 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 ऐसे, तो अब हर कैपेसिटर में चार्ज लिखोगे तो इस पर होगा प्लस माइनस
क्यू प्लस सी वी नॉट, ये हम कैपेसिटर में कर चुके हैं। इसमें होगा प्लस माइनस क्यू, और ये तो बस ठीक है, दो ही कैपेसिटर है। अब पूरे लूप में घूम करके पोटेंशियल डिफरेंस जीरो करते हैं, किरचॉफ लॉ लगाते हैं। तो हम यहाँ से बोलेंगे, यहाँ से कितना ड्रॉप हुआ, क्यू बाई सी, यानी कि क्यू प्लस सी वी नॉट बाई सी माइनस, अच्छा ये ड्रॉप हुआ ना तो माइनस लिखना पड़ेगा, ठीक है, माइनस क्यू प्लस सी वी नॉट बाई सी माइनस, यहाँ से कितना होगा, क्यू बाई टू सी प्लस थ्री वी नॉट, यहाँ से यहाँ तक थ्री वी नॉट अगेन इज इक्वल टू जीरो। क्लियर, सॉल्व करेंगे तो थ्री वी नॉट बाकी को उधर ले जाते हैं, इज इक्वल टू क्यू बाई सी प्लस सी वी नॉट बाई सी हो जाएगा वी नॉट प्लस क्यू बाई टू सी, है ना, ये सारे उधर ले गए और थ्री वी नॉट वाले को इधर रखा। इसको इधर लाएंगे तो बोलोगे टू वी नॉट इज इक्वल टू, वहां पे क्यू बाई सी प्लस क्यू बाई टू सी एलसीएम लिया, तो इधर आएगा टू क्यू प्लस क्यू, तो थ्री क्यू बाई टू सी, तो टू वी नॉट की वैल्यू आएगी थ्री क्यू बाई टू सी। ठीक है, ये हो गया। तो थ्री क्यू की वैल्यू हो जाएगी फोर सी वी नॉट, तो क्यू की वैल्यू हो जाएगी फोर सी वी नॉट बाई थ्री, इतना चार्ज होगा जो फ्लो हुआ। अब डिफरेंट कैपेसिटर्स पे चार्ज पूछा था, तो इस पर चार्ज है क्यू प्लस सी वी नॉट, तो पहले वाले पर चार्ज है जो क्यू वन बोलता हूँ, तो वो था क्यू प्लस सी वी नॉट, तो वो कितना हो जाएगा, फोर सी वी नॉट बाई थ्री प्लस सी वी नॉट, यानी कि सेवन सी वी नॉट बाई थ्री। और क्यू टू सेकेंड वाले पर कितना चार्ज था भाई, प्लस माइनस क्यू दिख रहा है, डायरेक्शन तुम देख ही रहे हो, प्लस माइनस ये फिगर में दिखा दिया, वहां दोबारा क्या थी। ठीक है, तो क्यू टू तुम्हारा क्यू था, तो वो सिंपली फोर सी वी नॉट बाई थ्री, ये हो जाएगा तुम्हारा सेकेंड वाले का आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से कैपेसिटर और रेजिस्टर के कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चन करे जाते हैं। और किरचॉफ लॉ कर लोगे तो उसका इसमें और अच्छे से क्वेश्चन बनेंगे, है ना। तो वो किरचॉफ लॉ मैं तुम्हें मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, मोस्ट प्रॉब्ली क्या मतलब बताऊंगा ही। और उसके बाद मेरोडोव के पांच छह क्वेश्चन इकट्ठे वो करेंगे। आज भी एक क्वेश्चन लाया हो, वो थोड़ा इजी था है, अच्छे क्वेश्चन और भी हैं, वो कल करेंगे। ठीक है, अब एक टॉपिक अपने को आज और कवर करना है, जो कि सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन और रजिस्टर, जो कि तुम क्लास 11 12 में भी, मतलब सॉरी क्लास 10 में भी पढ़ के आ रहे हो पहले से। ठीक है, तो बस उसको फॉर्मेलिटी जैसा है, और सिमिलर उसी तरीके से डिराइव करना जैसा भी हमने कैपेसिटर में सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन डिराइव किया था। बस मैंने तुम्हें एक चीज वहां बताई थी कि जैसा सीरीज का फॉर्मूला कैपेसिटर का दिखता है, वैसा यहाँ पैरेलल का दिखेगा, और वहां जैसा पैरेलल का दिखता है वैसा यहाँ सीरीज का दिखेगा। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ लेते हैं पहले, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। ठीक है, तो लेट से हमारे पास पहला रेजिस्टेंस है R1, फिर उसी के साथ उसी के आगे हमने जोड़ दिया अगला रेजिस्टेंस R2, फिर अगला रेजिस्टेंस R3, सो ऑन, ऐसे हमने n रेजिस्टेंसेस जोड़ दिए Rn। ठीक है, ये हो गया। और अब हमें करना क्या है, सपोज ये एक बैटरी वी से कनेक्टेड थे, ठीक है, जिस या वी नॉट बोलता हूँ, वी नॉट ईएमएफ की बैटरी से ऐसे कनेक्टेड थे। ठीक है, इसको कनेक्ट कर दिया। तो सीरीज कॉम्बिनेशन हमारा एम क्या है कि हम इन सबको हटा दें और इनकी जगह एक रजिस्टर लगा दें इसमें, जिसकी कैपेसिटेंस हो आर इक्विवेलेंट। ठीक है, ये हमारा टास्क है। बेसिकली हम इस सर्किट को कुछ ऐसा था कन्वर्ट कर दें, आर इक्विवेलेंट वी नॉट, तो इन सब की जगह एक रजिस्टर लगा दें। तो कैसे करेंगे भाई, चलो, सपोज जब इस तरह का सर्किट है तो यहाँ से कुछ आई करंट फ्लो हो रही है, तो जो आई करंट फ्लो हो रही है वही इसमें भी जा रही है, वही आई इसमें भी जा रही है, वही आई इसमें भी जा रही है, वही एन वाले में भी जा रही है। ठीक है, तो इसके लिए अगर मैं किरचॉफ लॉ लिखता हूँ, मतलब बेसिकली लूप में घूमता हूँ, पोटेंशियल ड्रॉप लिखता हूँ, तो यहाँ से मैं सपोज चालू करूँ इस पॉइंट से, तो मैं लिखूंगा माइनस आई आर वन माइनस आई आर टू, ऐसे एक एक का ड्रॉप लिखते जाऊँ, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। तो माइनस आई आर वन पहले वाले के क्रॉस ड्रॉप होगा, सेकेंड वाले के क्रॉस होगा माइनस आई आर टू, है ना, और ऐसे सो ऑन करते करते माइनस आई आर एन एन एस वाले में ड्रॉप। ठीक है, और फिर इसके बाद यहाँ से यहाँ तक वी नॉट का गेन होगा प्लस वी नॉट, ये हो जाएगा जीरो। तो मैं वी नॉट की वैल्यू सिंपली लिख सकता हूँ, इन सबको उधर ले जाऊँ, आई आर वन प्लस आई आर टू प्लस एंड सो ऑन प्लस आई आर एन। ठीक है, इसको मैं सिंपली लिखता हूँ आई इंटू में आर वन प्लस आर टू प्लस एंड सो ऑन प्लस आर एन, ये वी नॉट की वैल्यू मैंने लिख दी। ठीक है, इसको रख लो संभाल के। अब मैंने क्या किया, हमारा एम क्या है, इन सबको हटा के एक आर इक्विवेलेंट बनाया। तो आर इक्विवेलेंट बनाने के बाद भी करंट तो वही फ्लो होगी ना, क्योंकि हमने कुछ और चेंज तो किया ही नहीं है, वो रजिस्टर की जगह एक रजिस्टर लगाया, तो करंट और वोल्टेज तो वही रहना चाहिए। तो यही आई करंट इसमें गई, है ना, जो इन सब में जा रही थी। तो अब आई की वैल्यू मैं से, अब इसके लिए अगर मैं लूप में घूमता हूँ ऐसे, मैं बोलूंगा माइनस आई आर इक्विवेलेंट
इज इक्वल टू, सॉरी, माइनस आई आर इक्वलेंट प्लस वी नॉट, यहाँ से गेन इज इक्वल टू जीरो, तो वी नॉट की वैल्यू आ जाएगी आई आर इक्वलेंट के बराबर। ठीक है, इन दोनों को भाई इक्वेट कर दो, तो वी नॉट की वैल्यू ऊपर से आई आई आर इक्वलेंट, और यहाँ से आई आई आर वन प्लस आर टू प्लस एंड सो वन प्लस आर एन। ये तुमने शायद क्लास 10 में किया होगा, फॉर्मूला तो तुम्हें रटा ही होगा भाई। ये हो गया आई आई कैंसिल आउट, तो आर इक्वलेंट की वैल्यू हो जाएगी आर वन प्लस आर टू प्लस एंड सो वन प्लस आर एन। तो सारे रेजिस्टेंस को ऐड कर दो ये, या सिंपली बोल सकता हूँ आर इक्वलेंट इक्वल टू सिग्मा आर आई। ठीक है, और एक चीज और, अगर इस तरीके का हो, जैसे हमने कल रेजिस्टेंस रो एल बाई ए कैलकुलेट किए थे ना, है ना, रो एल बाई ए, है ना, तो सपोज मेरे पास कुछ ऐसा है ना, एक रॉड टाइप की है, रो एल बाई ए जो होता है तुम्हारा, सपोज मेरे पास इस तरीके का कुछ कंडक्टर है जिसकी लेंथ कुछ दी हुई है एल। ठीक है, एरिया क्रॉस सेक्शन है ए, और कुछ पार्ट के लिए है रो वन और कुछ पार्ट के लिए है रो टू, सपोज एल बाई थ्री, एल बाई टू के लिए है रो वन और एल बाई टू के लिए है रो टू, है ना। तो इसको मैं एक रजिस्टर बोल सकता हूँ, इसकी रेजिस्टेंस होगी रो वन एल बाई टू, है ना। इसको मैं रजिस्टर बोल सकता हूँ जिसकी रेजिस्टेंस होगी रो टू एल बाई टू, और इनका सीरीज कॉम्बिनेशन कर दूंगा तो मेरे को फाइनल रेजिस्टेंस मिल जाएगी। अच्छा, ये हो गया। अगर इस तरीके का गिवन हो कि यहाँ से यहाँ तक जो रो है वो कंटिन्यूसली फंक्शन ऑफ लेंथ है ना, और ये है इसकी पूरी लेंथ, मतलब हर लेंथ छोटे से चेंज में भी रो चेंज हो रहा है कॉन्टिन्यूसली। ठीक है, और एरिया क्रॉस सेक्शन ये है, तो इस तरीके से इनफाइनाइट छोटे 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 रजिस्टर मारो, तुम बना सकते हो इसमें। सपोज मैं यहाँ से कुछ एक्स लेंथ पे जाके एक ऐसा डीएक्स टाइप का एलिमेंटल रेजिस्टेंस दूंगा, इसकी रेजिस्टेंस डी आर लिखूंगा, तो वो कितनी होगी रो, इसकी लेंथ कितनी है डीएक्स, और एरिया क्रॉस सेक्शन इसका भी ए ही होगा, इस तरीके से लिख दूंगा। तो ऐसे सारे डी आर को अगर मैं सिंपली इंटीग्रेट कर दूं तो आर इक्विवेलेंट बन जाएगा, तो आर इक्विवेलेंट क्या होगा, इंटीग्रेशन डी आर, सिंपल। ठीक है, इस तरीके से, तो ये हो गया। तो अगर इस तरीके के एलिमेंटल करना है तो ये भी एक फॉर्मूला है जो तुम्हें ध्यान रखना है, ऐसे छोटे छोटे रेजिस्टेंसेस दो और बस सिग्मा की जगह इंटीग्रेट कर दिया है यहाँ पर। ठीक है, ये है। तो आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी, और ये फॉर्मूला तो तुमने कई बार देखा होगा क्लास 10 में। ठीक है, तो बस इस तरीके से इसको डिराइव करते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ एक चीज हम और यहाँ पे कवर करते चलेंगे। तो सपोज मैं दो रजिस्टर वाला केस ले रहा हूँ, है ना। एक रेजिस्टेंस है आर वन, एक है आर टू। ठीक है, ये दोनों सीरीज में है। यहाँ पे मैंने वोल्टेज अप्लाई किया कुछ वी नॉट, इस तरीके से। तो देखो, करंट तो दोनों में आई ही जाएगी, इसमें भी करंट आई जाएगी, इसमें भी करंट आई जाएगी, बट इसमें पोटेंशियल ड्रॉप होगा वी वन, जिसको मैं बोल सकता हूँ आई आर वन, और इसमें पोटेंशियल ड्रॉप होगा वी टू, जिसको मैं बोल सकता हूँ आई आर टू। ठीक है, तो बेसिकली पोटेंशियल जो है, और ये वी वन प्लस वी टू मिला के वी नॉट के बराबर होंगे, समझे। करके देख लो लूप में घुमा के, तो माइनस ऐसा लिखोगे ना कि माइनस वी वन माइनस वी टू प्लस वी नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि वी नॉट इक्वल टू वी वन प्लस वी टू, ये चीज आ जाएगी। तो ये वी वन वी टू मिलकर के वी नॉट के बराबर होंगे, मतलब जितना यहाँ से यहाँ तक जाने में ड्रॉप हुआ उतना ही पूरा यहाँ से यहाँ तक आने में गेन हुआ है, तो वही चीज है। तो वी वन प्लस वी टू वी नॉट के बराबर होंगे। अब सपोज मुझे क्वेश्चन में खट खट ये चीज यूज करनी है ना, और मुझे निकालना है कि मेरे पास सपोज ये करंट आई नहीं है, ठीक है, और मैं ये करंट आई कैलकुलेट करे बिना बताना चाहता हूँ कि इसमें वी वन कितना है वी टू कितना है। तो वो मैं कैसे करूंगा, उसके लिए एक फॉर्मूला हम रट लेते हैं, जैसे हमने चार्ज डिवाइडर पोटेंशियल डिवाइडर वहां पे पढ़े थे ना अपने रेजिस्टर्स में, सॉरी कैपेसिटर्स में, तो वैसे इसमें भी रजिस्टर्स में भी होते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर क्या डिवाइड हो रहा है, खुद दिख रहा होगा, करंट तो दोनों में सेम ही है, तो पोटेंशियल डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पे लिख सकते हो पोटेंशियल डिवाइडर फॉर टू रजिस्टर्स, है ना। और मैं तो ये कहूंगा, नहीं याद होता तो मत करो, मुझे भी कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है, तो उसकी जरूरत नहीं है। कर लोगे तो तुम्हारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा, और दो वाले ही करना, तीन वाले तो कतई मत करना। कई लोग तो तीन वाले भी याद करने की कोशिश करते हैं, फायदा नहीं है यार, अपना सॉल्व कर लेना फिर आई निकाल करके, है ना। ये हो गया। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, देखो मैंने क्या बोला, वी वन प्लस वी टू वी नॉट के बराबर, बस इसी को यूज करेंगे। वी वन है तुम्हारा कितना, सॉरी, हाँ वी वन है तुम्हारा आई आर वन, वी टू है तुम्हारा आई आर टू, और वी नॉट तुम्हारा हो जाएगा आई आर इक्विवेलेंट के बराबर, क्योंकि इसके इन दोनों की जगह हम एक आर इक्विवेलेंट बोल सकते हैं ना यहाँ पर। ठीक है, समझे बात को। सॉरी, एक मिनट, क्या कर रहा हूँ मैं। तो वी वन प्लस वी टू वी नॉट के बराबर है ना।
सपोज मैं V1 को V1 लिख रहा हूँ प्लस, अरे यार क्या कर रहा हूँ मैं, एक सेकेंड। V1 + V2 V0 के बराबर है ना। मुझे ये I को हटाना है, और V1 V2 R1 R2 के टर्म में मुझे बेसिकली, सॉरी, V0 R1 R2 के टर्म में V1 और V2 मुझे को अलग अलग निकालने हैं, ठीक है। तो ये हो गया, है ना। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, तो V1 + V2 = V0 है ना। सपोज मुझे V1 अपने इक्वेशन में चाहिए, V2 नहीं चाहिए, तो मैं V1 + V2 को मैं लिख देता हूँ IR2, कोई दिक्कत, = V0। तो V1 की वैल्यू आएगी V0 - IR2, और V0 - I की वैल्यू मैं यहाँ से रखूंगा V0/R1 + R2, V0/R1 + R2 इंटू R2, ठीक है। इसको सॉल्व करूंगा, R1 + R2 एलसीएम लूंगा, ऊपर आएगा R1 + R2 इंटू V0 -R2 V0, है ना। तो R2 V0 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि इधर बनेगा R1 V0 + R2 V0 -R2 V0, तो ऊपर बनेगा R1 V0 अपॉन R1 + R2। ये तुम्हारी V1 की वैल्यू आ गई, ठीक है। सिमिलरली तुम V2 कैलकुलेट करोगे तो वो आएगी R2 V0 अपॉन R1 + R2, कैलकुलेट करके देख लेना इसी तरीके से, है ना। तो ये है तुम्हारे चार्ज, सॉरी, पोटेंशियल डिवाइडर। तो ये सीधा आ रहा है, तो V1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R1 आ रहा है। जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है उसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप ज्यादा होगा, अगर सेम करंट है। सेम करंट तो है ही है, सीरीज कॉम्बिनेशन में सेम करंट होती है। तो V1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R1 आ रहा है, और ऐसे इधर कर दोगे, ठीक है। V2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R2 आ रहा है, तो ये सीधा आ गया। तो मैंने तुम्हें बताया था कि इसका पोटेंशियल डिवाइडर सीधा है, कैपेसिटर का पोटेंशियल डिवाइडर उल्टा है, फिर इसका करंट डिवाइडर उल्टा आएगा, और उसका कैपेसिटर जो है तुम्हारा, सॉरी सॉरी, चार्ज डिवाइडर सीधा आएगा, ठीक है। वो हमने कैलकुलेट करके रखा है। तो ये फॉर्मूला तुम चाहो तो याद रख सकते हो, बाकी मैं तो नहीं करता हूँ, बट कर सकते हो तुम चाहो तो, ठीक है, इस तरीके से, है ना। अगले पे आओ। बेसिकली ये रेशियो प्रोपोर्शन एक तरीके का, और कुछ नहीं है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में यही चीजें हैं। अब अगला टॉपिक है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो एडिंग डाल सकते हो, एक पे छोड़ दिया क्या, हाँ इसमें ले लेता हूँ, सॉरी, पेज क्यों वेस्ट करना। तो इसमें लिख सकते हैं हम, अगला टॉपिक है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। चल, सपोज हमारे पास एक रजिस्टर है ये R1, इसके पैरेलल हमने जोड़ा R2, है ना, प्लस एंड सो ऑन, ऐसे हमने एक और कैपेसिटर जोड़ा यहाँ से, इसी कैपेसिटेंस है RN, है ना। इसको ऐसे कर लेना चाहिए, ठीक है। एक काम करता हूँ, रुको, थोड़ा सा उल्टा फिगर बना दिया, क्योंकि आगे बैटरी वाले में भी हम ऐसे ही बनाएंगे ना। सपोज ये मेरे पास एक रजिस्टर है R1, इसके पैरेलल है मेरे पास R2, ऐसे सो ऑन, N रजिस्टर है, और मेरे पास ये आखिरी रजिस्टर है RN, ठीक है। थोड़ा बड़ा बना देंगे इसको, थोड़ा सा बड़ा करते हैं। अरे यार, फिगर, RN R2, ऐसे N रजिस्टर है, ठीक है। एंड सपोज इसको भी हमने कुछ पोटेंशियल डिफरेंस V0 से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, इस तरीके से। तो एक चीज है कि इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस V0 है, इसके अक्रॉस भी V0 है। जैसे पिछले वाले में चार्ज सेम था ना, इसमें सबके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V0 है। और करंट सपोज यहाँ से कुछ I निकली, है ना, तो इसमें I1 गई, इसमें I2 गई, इसमें IN गई, ऐसे थर्ड में I3 गई, फोर्थ में I4 गई, और NH वाले में IN गई। अब मैंने क्या किया, हमें काम क्या है, इन सबको हटा करके मुझे एक रजिस्टर लगाना है R इक्विवेलेंट, और बैटरी वही रहेगी V0। तो करंट अगेन इसमें कितनी रहेगी भाई, बताने की जरूरत नहीं लग रही, आई ही है, तो इसमें भी जाएगी। तो मैं एक चीज बोल सकता हूँ कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है V0, वो तो हर जगह सेम ही है। तो मैं एक चीज बोल सकता हूँ कि जो आई है ना तुम्हारा, वो I1 प्लस I2 प्लस एंड सो ऑन प्लस IN के बराबर होगा। इस बात पे तो एग्री करते हो, ये भी किरचॉफ लॉ है, कि जितना करंट यहाँ से इस नोड पे, अगर मैं बोलूँ जैसे जितना करंट यहाँ पर आ रहा है, वो पूरा इसमें इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो वो सारा यहाँ से जाएगा अलग अलग नोड में, और फिर फाइनली यहाँ पर फिर हमें आई मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैं बताता हूँ कि जो करंट आई है वो सब I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस एंड सो ऑन IN के बराबर है। आई को मैं यहाँ से लिख सकता हूँ V0/R इक्विवेलेंट, ठीक है, V0/R इक्विवेलेंट।
I1 को लिख सकता हूँ मैं वी नॉट, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस I1 R1 के अक्रॉस भी वी नॉट है और इसका रेजिस्टेंस है R1, वी नॉट बाई R1। ठीक है। सिमिलरली I2 को मिल सकता हूँ वी नॉट बाई R2 प्लस एंड सो ऑन NH वाले को मिल सकता हूँ वी एन बाई RN। ठीक है, ये हो गया। चलो, है ना। अब सब में वी नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, वी नॉट वी नॉट वी नॉट वी नॉट काट दो, ये सॉरी वी नॉट इतना होगा। यहाँ से आएगा 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस एंड सो ऑन प्लस 1/RN। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हो। यस, तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/σRI। ऐसे सिग्मा नोटेशन में इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, और इंटीग्रेशन वाले में 1/R इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/dr, छोटे छोटे एलिमेंट्स को इस तरीके से। ठीक है, तो ये कर सकते हो, ये है ना। तो और कुछ खास इसमें है नहीं। एक चीज और, ये टू वाला लोग फॉर्मूला याद रखते हैं। ठीक है, सपोज ऐसा है तुम्हारे पास एक R1 है, उसके पैरेलल R2 है, और ये तुम्हारा एक V नॉट है ना। तो इस R1 R2 को हटा के जो मैं R इक्विवेलेंट लगाऊंगा ना, इसको डायरेक्टली लोग याद करते हैं। तो तुम बोल सकते हो 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। एलसीएम लोगे, आएगा R1 R2, ऊपर आएगा R1 प्लस R2, ये वैल्यू है 1/R की। यहाँ से तुम बोल सकते हो R इक्विवेलेंट हो जाएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, ये डायरेक्टली चीज पता होगी तो जल्दी कर लोगे, वरना ये 1/R ये टू के लिए तुम इस तरीके से सिंप्लीफाई करते हुए जा सकते हो। तो ये चीज तुम याद रख सकते हो, मेरे ख्याल से याद होगी भी, क्लास 10 में भी इसको यूज किया होगा कभी। ठीक है, अब बात ये है, सपोज हमारे पास दो रजिस्टर्स हैं, R2 R1, ये कनेक्टेड हैं वी नॉट के पोटेंशियल डिफरेंस के सोर्स से। तो एक चीज क्लियर है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है, अगर मैं इधर साइड वाले को ग्राउंड कर दूं, तो इस पॉइंट को भी जीरो बोल सकता हूँ, इस पॉइंट को भी जीरो बोल सकता हूँ, और इसको भी मैं वी नॉट बोल सकता हूँ, और इसको भी मैं वी नॉट बोल सकता हूँ, और इसको भी मैं वी नॉट बोल सकता हूँ। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस सबके अक्रॉस सेम है, बट चेंज क्या है, यहाँ से आई करंट गई, I1 इसमें चली गई, I2 इसमें चली गई। अब सपोज मुझे बिना इस वी नॉट को जाने, मेरे को सपोज ये वी नॉट नहीं पता है, तो मैं कैसे बताऊंगा कि I1 कितना है और I2 कितना है। ठीक है, चलो, तो मैं एक चीज बोल सकता हूँ ना, कि I इक्वल टू I1 प्लस I2 होता है। तो I हमारा कितना होगा, वी नॉट बाई आर इक्वेलेंट लिख सकता हूँ इसको मैं, क्योंकि इनकी जगह अगर हम आर इक्वेलेंट लगाएंगे, फिर वी नॉट की बैटरी होगी, तो आई करंट फ्लो होगा। तो यहाँ से मैं लिख रहा हूँ आई इक्वल टू वी नॉट बाई आर इक्वेलेंट, वी नॉट बाई आर इक्वेलेंट इज इक्वल टू, सपोज I1 निकालना है मेरे को। ठीक है, तो I1 को वैसे ही रखूंगा, और I2 को मैं लिख सकता हूँ वी नॉट बाई R2। ठीक है, I1 निकालना है इसलिए ऐसा किया, जैसे पिछले केस में किया था अभी। तो I1 की वैल्यू मैं सिंपली लिख सकता हूँ यहाँ से वी नॉट बाई आर इक्वेलेंट माइनस वी नॉट बाई R2। ठीक है, चलो भाई। और बेसिकली मेरे को ये भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे आई के टर्म्स में चाहिए ना। तो करंट अगर आई है तो, है ना, आई बाई वी नॉट बाई R2। ठीक है, तो मेरे को ये आई ही लिखना चाहिए था। ठीक है, आई माइनस वी नॉट बाई R2। तो आई माइनस वी नॉट की वैल्यू मैं यहाँ से लिख सकता हूँ आई इंटू आर इक्वेलेंट, है ना। यहाँ से लिखूंगा मैं आई आर इक्वेलेंट बाई R2। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ आई 1 माइनस आर इक्वेलेंट बाई R2। ठीक है, ये I1 की वैल्यू है। तो ये हो जाएगी आई इंटू में 1 माइनस आर इक्वेलेंट होगा तुम्हारा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, और एक R2 यहाँ पे पहले से साथ वो रख दिया, R2 से R2 कैंसिल आउट हो गया। ये बनेगा तुम्हारा आई, अंदर एलसीएम लूंगा R1 प्लस R2, तो इधर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा R1 प्लस R2, और इधर माइनस R1 बचेगा ये,
R1 कैंसिल आउट हो गया, तो I1 की वैल्यू जो तुम्हारी निकल करके आएगी यहाँ से वो होगी I इंटू में R2/R1 + R2। तो देख सकते हो ये उल्टा आ रहा है, I1 के साथ R2 आ रहा है, तो ये उल्टा आ रहा है। तो करंट डिवाइडर फॉर्मूला है ये तुम्हारा, यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ, मैं डालना भूल गया था, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड क्या हो रही करंट। तो करंट डिवाइडर फॉर्मूला, करंट डिवाइडर फॉर्मूला फॉर टू रेजिस्टेंसेज इन पैरेलल। तो ये इस तरीके से ये फॉर्मूला भी तुम याद रख सकते हो, बाकी नहीं करना तो तुम्हारी मर्जी, सॉल्व भी कर सकते हो इसी प्रोसीजर से। तो ये होता है रेशियो प्रोपोर्शन वही। तो R2 ज्यादा होगा तो तुम्हारा I1 कम होगा, तो उल्टा आ गया ये भी कहीं कहीं यूज हो जाता है, तो याद रख सकते हो। ठीक है, तो यही सब है। अब एक क्वेश्चन है एरोडोफ का, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको मैं चाहूंगा तुम खुद से सॉल्व करो, बहुत इजी क्वेश्चन है, आज जितनी थ्योरी करी उससे तुम बहुत इजीली कर लोगे। तो एरोडोफ का क्वेश्चन नंबर है ये, थर्ड चैप्टर का 174। ठीक है, चलो, तो इसको तुम पॉज करके खुद से सॉल्व करो, फिर मैं बताता हूँ, और फिर उसके बाद हम आज की क्लास को एंड करेंगे। कल हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसके करने वाले हैं, क्योंकि हम किरचॉफ लॉ पढ़ेंगे, और उसका फिर हम एरोडोफ के सारे क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि हर में किरचॉफ लॉ यूज हो रहे हैं। वैसे किरचॉफ लॉ तुम्हें वैसे पता है, क्योंकि कैपेसिटर में जो किया वही है, और अभी हम ऊपर भी यूज कर चुके हैं ये सीरीज पैरेलल डेरिवेशन में, कि I = I1 + I2 + I3 जो था, वो तुम्हारा नोड पर जो करंट है वो सेम होनी चाहिए, जितनी करंट आ रही है उतनी जानी चाहिए, वो किरचॉफ करंट लॉ था। और किरचॉफ वोल्टेज लॉ तो वही सेम है जो तुम्हारा कैपेसिटर में था, कि पूरे लूप में घूमने के बाद पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होता है, और पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर के अक्रॉस हम लिखते थे -Q/C, तो मतलब जैसे अगर प्लस माइनस कैपेसिटर है, तो प्लस से माइनस की तरफ Q/C का ड्रॉप होता था, और यहाँ पर करंट की डायरेक्शन में IR का ड्रॉप होता है। ठीक है, तो वो हम लिख सकते हैं। तो किरचॉफ का एक तरीके से तुम्हें पता है, बस मैं कल एक बार लिख दूंगा उसको, ताकि तुम्हारा एक वो हो जाए कि हाँ पढ़ लिया। वो मुश्किल से 5 मिनट की चीज है, फिर हम एरोडोफ के सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, जितने भी सर्किट वाले उसमें दिए हुए हैं। तो कल मैक्सिमम क्वेश्चन हम एरोडोफ के करने वाले हैं। ठीक है, तो कल का लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ऐसे इंपॉर्टेंट तो सारे ही हैं, अगर आज का तुम्हें थ्योरी नहीं पता होगा तो हम कल के क्वेश्चन कर ही नहीं पाओगे। कैपेसिटर को हम कैसे रजिस्टर के साथ सर्किट में देख के क्या करते हैं, वो मैंने तुम्हें आज बताया, कि T = 0 पर क्या होता है, ट्रांजिएंट स्टेट पर क्या होता है, स्टेडी स्टेट पर क्या होता है। ट्रांजिएंट स्टेट अभी हमने बात नहीं करी है, ट्रांजिएंट स्टेट पूरा एक अच्छा खासा टॉपिक है चार्जिंग डिस्चार्जिंग का, वो आगे आएगा इसी चैप्टर में। तो बस वो अभी सर्किट के इसके बाद तुम सारे क्वेश्चन कर पाओगे, एक्सेप्ट वो चार्जिंग डिस्चार्जिंग वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो वो हम आगे देखेंगे अभी। चलो, तो इसको पॉज करके ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ। तो यार आई होप तुमने ट्राई किया, तुमसे हो गया होगा। तो मैं बताता हूँ। इसमें बोल रहा है फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस φ1 वर्सेस φ2। अच्छा, एक चीज और इसमें मिसिंग है, तो टू ये पॉइंट है यार। ठीक है ना, ये बुक में मिसप्रिंट था। तो φ1 - φ2 पूछ रहा है, और सारी वैल्यूज तुम्हें दी हुई है। R1 10 ओम है ना, R1 तुम्हारा 10 ओम है, R2 20 ओम है, E1 5 वोल्ट है, E2 2 वोल्ट है। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल्स आर नेग्लिजिबल है, तो ठीक है, बढ़िया है। तो जरा इस सर्किट को मैं अपने एक बार ड्रॉ कर लूँ या नीचे। तो R1 की सीधी वैल्यू रखता हूँ मैं। R1 की वैल्यू कितनी दी है, 10 ओम। फिर यहाँ से ऐसे E1 की वैल्यू दी है तुम्हारी 5 वोल्ट। ठीक है, R2 की वैल्यू तुम्हारी, E2 की वैल्यू तुम्हारी दी है यहाँ पे कितनी, 2 वोल्ट। और R2 की वैल्यू तुम्हारी दी हुई है कितनी, 20 ओम। और इसको बोला है 0.1, इसको बोला है 0.2, तो 1 से 2 के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है। तो बेसिकली अगर मैं इस पूरे करंट में आई यहाँ से मान लूँ कि आई फ्लो हो रही है, पहले तो ये आई निकाल लेते हैं। ये आई निकाल लिया, तो मैं यहाँ से पोटेंशियल ड्रॉप निकाल लूंगा, इसका पोटेंशियल गेन मेरे को पता ही है। तो मैं इस रास्ते से जाऊँ तो भी मैं V1 से V2 का पोटेंशियल डिफरेंस दे सकता हूँ, और इस रास्ते से जाऊँ तो भी, क्योंकि मेरे को आई मिल जाएगा, तो मैं इसके अक्रॉस पोटेंशियल गेन या ड्रॉप जो भी है वो निकाल लूंगा। और ये मेरे को पता ही है। ठीक है, तो बेसिकली पहले आई निकाल लूँ, मेन काम। ठीक है भाई, कुछ नहीं करना है, आई करंट फ्लो होना चालू करी, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस I R1 का आएगा। ठीक है, तो आई पहले तो पूरे सर्किट में घूम रही है। ठीक है, अब बस लूप में घूम जाते हैं यहाँ से। तो मैं लिखूंगा -I R1, यानी कि I × 10 प्लस 5 वोल्ट का गेन है यहाँ से यहाँ तक। फिर ये करंट ऐसे जा रही है, तो -I R2 - I × R2 की वैल्यू है 20, और -2 वोल्ट
इज इक्वल टू 0, यहाँ पर वापस आ गए। ये हो गया, सॉल्व करूंगा, -10i -20i, इसको उधर ले जाता हूँ। 30i, है ना, ये दो ही लिखो ना। 30i इज इक्वल टू 3, आई इक्वल टू 1/10, 0.1 एम्पियर आ गई। ठीक है, अब मैं किसी भी एक रास्ते से जा सकता हूँ, चाहे ऐसे चाहे ऐसे। तो तुम दोनों से ट्राई कर लेना, मैं ऊपर वाले से जा रहा हूँ। ऊपर वाले से जाऊंगा तो मैं लिखूंगा कि V1, इस पॉइंट का पोटेंशियल, -IR1 प्लस E1, या +5 लिख दूँ सीधे सीधे, +5 इज इक्वल टू V2। तो V1 -V2 की वैल्यू यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, जो हमने पूछी भी है, वो हो जाएगी IR1 -5, IR1 -5। तो V1 -V2 तुम्हारा है IR1 -5। आई की वैल्यू है 0.1, R1 की वैल्यू क्या दी हुई है भाई यहाँ पर, 10 ओम, इंटू 10 -5, यानी कि 1 - 5, यानी कि -4 वोल्ट। तो V1 -V2 इजिकल टू -4 वोल्ट है। ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ 1 से 2 जाने में 4 वोल्ट का गेन हो रहा है, तभी V1 -V2 -4 आ रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक -4 का लॉस हो रहा है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जाने में 4 का गेन हो रहा है ना, 4 वोल्ट का। ठीक है, तो यही हो गया आंसर है तुम्हारा -4, क्योंकि V1 -V2 पूछा था अपने को। तो ऐसे ही इजी इजी क्वेश्चन था यार। अब बस पता होना चाहिए सर्किट में रजिस्टर को कैसे पास करना होता है, किरचॉफ लॉ पता होना चाहिए, कैपेसिटर को कैसे पास करना है पता होना चाहिए। इनके मिक्स क्वेश्चन हम कल अच्छे अच्छे करेंगे, क्योंकि हम एक बार किरचॉफ लॉ को ऑफिशियली कर लेंगे, और उसके बाद फिर 5 से अच्छे क्वेश्चन है वो सारे करेंगे। तो आई होप तुम्हें आज जितना बताया अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, साथ में टाइम स्टैम्प डाल देना कि किस पॉइंट पर तुम्हें वो डाउट आया था। अच्छा, कुछ लोग नोट्स का पूछ रहे थे, तो नोट्स मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देता हूँ, बट इधर भी कुछ टाइम से मैं नहीं कर पाया। तो बहुत जल्दी मैं अभी तक के सारे कर दूंगा, इसके बाद से मैं कोशिश करूंगा कि डेली लेक्चर के साथ साथ मैं अपलोड कर पाऊँ, तो उस पर मैं बहुत जल्दी अब एक्टिव होने वाला हूँ, तो वहां पर कर दूंगा। उसका लिंक तुम्हें चैनल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से तुम जाकर उसको ज्वाइन कर लेना। तो आई होप तुम्हें आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो यार, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और अगर तुमने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे मोटिवेटेड एंड कीप स्टडिंग। बाय।